मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 25 साल है। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। न जाने क्यों मुझे लगातार अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी। दिल चाहता था कि मैं उसके पास उड़कर पहुंच जाऊं, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी था। ऑफिस से छुट्टी मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप अपना बैग उठाए और ऑफिस की तरफ रवाना हो गई थी। लेकिन मेरे दिमाग में लगातार मेरी बहन ही चल रही थी। मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि सब अच्छा हो, क्योंकि आज से पहले मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। मैं मेट्रो के करीब पहुंच गई थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो रहा था। मैंने सर को नफ़ी में हिलाया और अपनी बहन के घर की तरफ जाने लगी। मैं उसको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर वह मुझे याद आ रही थी तो इसमें कोई न कोई दिक्कत जरूर छिपी हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि सब ठीक हो, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया या फिर कोई भी परेशानी उस पर आती होगी तो हमारा पूरा खानदान ही परेशान हो जाएगा। एक लंबी दूरी तय करके मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई थी। मैं अभी बेल देती, उससे पहले ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज आना शुरू हो चुकी थी। मेरा दिल दहल गया था। मेरी बहन रो रही थी। उसकी आवाज में मौजूद दर्द यह बताने के लिए काफी था कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। मैंने फौरन ही दरवाजा पीट डाला और चंद पल बाद जब दरवाजा खोला गया तो सामने मेरे जीजू के पापा यानी मेरी दीदी के ससुर खड़े हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उनका हाल बेहाल हो रहा था। आंखें लाल हो रही थीं। चेहरे पर मौजूद उदासी यह बताने के लिए काफी थी कि मामला काफी खराब है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए बोली, अंकल जी, सब ठीक है? दीदी रो क्यों रही हैं? आपको क्या हुआ है? जबकि वह सर ना में हिलाते हुए दोबारा अंदर की तरफ बढ़ चुके थे। मैं भी अंदर गई थी और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे घर की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। मैं सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सामने मेरी बहन सफेद कपड़ा पहनकर बैन कर रही थी। उसके सामने ही उसके पति की लाश रखी हुई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं हिम्मत करके उसके पास गई थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देने वाले अंदाज में बोली थी, दीदी, हौसला करो। ऊपर वाला हौसला करने वालों के साथ है। यह तो उनकी ही अमानत थी, उन्होंने दी थी और अब वापस लेनी है। जबकि मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही मेरी दीदी अपने आप को मारते हुए बोली, सारी गलती मेरी है। अगर इन्हें मैं न जाने देती तो आज मुझे यह छोड़कर न जाते। काजल, इन्हें कहो कि यह उठें, मुझसे बात करें। अगर यह मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी जीजू से ही तुम्हारी दीदी जिंदा है। इन्हें कहो उठ जाएं, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वह पागलों की तरह अपने आप को पीट कर रोती जा रही थी। जीजू के मम्मी पापा, उनकी बहनें, सबकी आंखें नम थीं। सबका ही हाल बुरा हो रहा था। दीदी की हालत तो देखने लायक थी। मेरा दीदी के पास बैठना बुरा हाल हो गया था और मैं सर झटक कर फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और मम्मी पापा को फोन करके इत्तला कर दी थी कि आप लोग जल्द से जल्द दीदी के घर पहुंचें। और जब मम्मी पापा ने वजह पूछी तो मैं कुछ बताने के काबिल भी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान मेरा साथ ही न दे रही हो, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि मम्मी के अलावा दीदी को और कोई नहीं संभाल सकता था। मैंने मम्मी पापा को बुझे दिल के साथ फौरन खबर करके मोबाइल बंद कर दिया था और दीदी को देखने लगी थी। उनको संभालना मेरे बस से बाहर था। उनकी नंदें ही उनके पास बैठी हुई उनको हौसला करने के लिए बोल रही थीं। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम के वक्त दीदी के पति को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। हम सब उनके दुख में शामिल थे। मेरी बहन बहुत नाज नखरे से बड़ी हुई थी। उनकी जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई दुख शामिल नहीं हुआ था। पापा मम्मी उनको हमेशा हथेली का छाला बनाकर रखते थे और आज उन्हें सफेद जोड़ा पहना दिया गया था। उनकी जिंदगी से हर रंग उड़ गया था। मैं अपनी दीदी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने पति का कमरा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनकी एक ही बात थी, मैं विक्रम के कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर उनके साथ रहूंगी, वह मेरे पास है। पापा मम्मी ने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। हम लोग भी थक हार कर दूसरे दिन अपने घर आ गए थे, क्योंकि दीदी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। अगर हम उनके घर रहते तो उनके ससुराल वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता। हम सब घर आ गए थे, लेकिन हमारा दिल अपनी बहन की तरफ ही लगा हुआ था। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था और 2 दिन बाद जब मैं दीदी के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर मेरा दिल मुंह को आ गया था। दीदी की सास उन्हें कोस रही थी, जबकि उनकी नंदों का बस नहीं चल रहा था कि मेरी दीदी का सर फाड़ दें।
उन सब का कहना था, तेरे कदम ही पनौती हैं। तूने आते ही हमारा बच्चा मार दिया। तेरी वजह से ही मेरा विक्रम इस दुनिया से गया है। उनकी सास रो रो कर बैन करती जा रही थी, जबकि मेरी दीदी अपराधियों की तरह सर झुकाकर उनके सामने खड़ी हुई थी। मैं तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए फौरन उनके घर में दाखिल हुई और अपनी दीदी को अपने सीने से लगाते हुए बोली, खबरदार, जो आपने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा, जितना दुख आपका है उतना ही दुख मेरी दीदी का है। बेशक आपका बेटा गया है, लेकिन मेरी दीदी का तो सुहाग उजड़ गया। उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसकी जिंदगी से हर रंग उड़ गया। आप इस तकलीफ को नहीं समझ सकती। ये कहते ही मैंने अपनी दीदी को अपने सीने से लगा लिया। उनकी सास गुस्से से बोली, अगर इतना ही तुम्हें अपनी बहन का दुख लग रहा है तो इसे यहाँ से लेकर जाओ। हमारे घर में छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी वजह से यह इस घर में थी, अब वह शख्स जा चुका है, तो अब यह भी यहाँ नहीं रह सकती। वह सब गुस्से से बोल रही थी। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो उनका सर झुका हुआ था। उनका हाल बेहाल हो रहा था। मैंने दीदी के कंधे पर हाथ रखा और उनको समझाते हुए बोली, यही दुनिया का दस्तूर है। आप कितना भी किसी के लिए कर लो, कोई आपको सिला नहीं देता। बेवजह अपने आप को यहाँ रहकर जलील न करवाएं। यहाँ पर आपको जिंदा दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि मेरे साथ मम्मी पापा के घर चलें। आपके लिए आज भी इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोते रोते जमीन पर बैठ गई और तकलीफ भरे लहजे में बोली, मैं तो आज ही यहाँ से चली जाऊं, लेकिन इस घर में मेरे विक्रम की खुशबू नहीं होगी, उनका अक्स नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं किस अजियत में हूं। कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। मेरी मोहब्बत मुझे जवानी में ही छोड़कर चली गई। काजल, तुम नहीं जानती विक्रम मेरे लिए क्या थे। उनकी आवाज में मौजूद दर्द मेरा कलेजा चीरने के लिए काफी था। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर ही बैठी रही और फिर एक हिम्मत से बोली, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकती, क्योंकि ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। यह बोलकर उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सर पर सफेद दुपट्टा जमा कर बोली, मुझे मम्मी पापा के घर ले चलो। यहाँ रहकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सब मुझे मार देंगे, ताना देकर मुझे उस पल को याद करवाएंगे जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती। मैंने फौरन ही अपने आप को काबू किया, क्योंकि अगर मैं उनको देखकर रोना शुरू कर देती तो वह भी हिम्मत हार जाती। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें खड़ा करते हुए बोली, इस तरह से अपने आप को निढाल नहीं करते। ऊपर वाला हर काम अपनी मर्जी से करता है। अगर जीजू इस दुनिया से गए हैं तो इसमें भी कोई ना कोई मकसद होगी। आप परेशान ना हो, भगवान हमारे साथ हैं। यह कहकर मैंने अपनी दीदी को अपने सीने से लगाया और उनकी सास की तरफ देखकर गुस्से से बोली, एक बात हमेशा याद रखना, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है, ऊपर वाला आपको किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। आपका दुख तो आपका था, लेकिन आपने मेरी बहन का दुख नहीं समझा। और जो लोग इस तरह के होते हैं उनको ऊपर वाला माफ नहीं करता। आपकी बेटे की रूह भी बेचैन हो रही होगी, क्योंकि उनकी पत्नी के साथ आपने इस तरह का सुलूक किया है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। यह कहकर मैं अपनी दीदी के साथ उनके ससुराल से निकलकर अपनी मम्मी के घर की तरफ रवाना हो गई थी। हम दोनों बहनों का दिल बहुत बोझिल था। मेरी बहन तो सारा रास्ता रोती हुई आई थी, जबकि मेरा हाल भी उनसे अलग न था। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम घर पहुंच गए थे। मम्मी और पापा दीदी के बारे में ही लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, और जब मैं उन्हें लेकर अंदर दाखिल हुई तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और वे फौरन ही खिल उठे थे। जबकि दीदी का हाल देखकर उन्होंने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें इशारे से चुप रहने को बोल दिया था। पापा ने दीदी को सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत बहादुर है। इस तरह निराश नहीं होते। सिर्फ एक इंसान के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर तुम इस तरह एक आदमी के जाने से अपने दिल को उदास कर लोगी तो यह बहुत गलत बात है। जबकि दीदी के चेहरे पर मौजूद वीरानी न जाने क्यों मुझे कुछ और पता दे रही थी। दिल कहता था कि कुछ अलग है, कुछ अलग बात है जिसकी समझ हमें नहीं आ रही, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। मैं दीदी को लेकर कमरे के अंदर चली गई थी। वह निढाल होकर बिस्तर पर लंबी लेट गई थी। एक पल के लिए मैं डर भी गई कि अचानक से उन्हें क्या हुआ है, लेकिन जब उन्हें सही सलामत देखा तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं उनके सिर में उंगलियां चलाने लगी और कुछ पल बाद ही वह गहरी नींद में चली गई। मैंने फौरन ही कमरे से बाहर का रुख किया। बाहर मम्मी और पापा बैठे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे।
मैंने बाहर आकर दीदी के ससुराल में हुई तमाम बातों से उन्हें आगाह किया, जबकि मम्मी पापा काफी परेशान हो गए थे। उनका भी यही कहना था कि अब दीदी को हम वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि वह लोग दीदी को अब सुकून से किसी कीमत पर भी वहां नहीं रहने देंगे। मैंने भी उनकी बात का समर्थन किया। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। दीदी को हमारे घर आए हुए आज चौथा दिन था। सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। बार बार वह उल्टियां कर रही थीं, जिसकी वजह से मम्मी और मैं काफी परेशान हो चुके थे। पापा तो काम पर गए हुए थे, उन्हें इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी। कभी वह उल्टियां करती तो कभी निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाती। मैं अभी उनके पास ही गई थी जब वह अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? आप बिस्तर पर लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कोई काम है तो मुझे बोलिए। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वह इनकार में सिर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मैं समझ गई थी कि वह फ्रेश होने जा रही हैं, लेकिन अचानक उन्हें जोर के चक्कर आए और वह समझने का मौका दिए बिना ही बेहोश हो गईं। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं चिल्लाकर मम्मी को पुकारने लगी और अपनी दीदी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। मैंने फौरन लेडी डॉक्टर को कॉल की, क्योंकि जो हालात दीदी की हो रही थी वह मुझे और मम्मी दोनों को ही परेशान कर चुकी थी। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा न हो। बेशक यह खुशी की खबर थी, लेकिन अगर इस वक्त ऐसा हो जाता तो मेरी दीदी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती थी। उनकी पूरी जिंदगी का सवाल था। कुछ पल गुजरे थे जब लेडी डॉक्टर घर पहुंच गईं। मम्मी और मैं उन्हें होश में लाने के लिए पागल हो चुके थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। लेडी डॉक्टर ने जैसे ही उनका चेकअप करना शुरू किया और एक इंजेक्शन लगाया तो उन्हें जल्द होश आ गया। फिर जो बात उन्होंने हमें बताई वह सुनकर मेरे और मम्मी के कदमों तले जमीन खिसक गई। जिस बात का इंसान को डर हो वह होकर ही रहती है। मेरी दीदी जल्द मां बनने वाली थी। यह खबर हम सब पर बम की तरह गिरी थी। जीजा के मौत के बाद इस तरह की खबर का मिलना हम सबको ही बेचैन कर गया था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं बार बार अपनी दीदी को देखकर रोती जा रही थी। उनका इस वक्त प्रेग्नेंट होना उनकी जिंदगी को बहुत मुश्किल में डाल सकता था। मम्मी बहुत नरमी से बात करते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, यह खुशी की खबर है, लेकिन अब हम यह बच्चा नहीं रख सकते। मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। कुछ साल, कुछ महीनों बाद यह इस दुख से निकल आएगी तो मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी, इसका फिर से घर बसाऊंगी। लेकिन अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए आप इसका अबॉर्शन कर दीजिए, लेकिन इसे पता ना चले। मेरी मम्मी की बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने सिर को इनकार में हिलाया और उनका चेहरा देखकर बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपका दर्द बखूबी समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर है। उनमें खून की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं अबॉर्शन करती हूँ तो उनका बहुत ज्यादा खून बर्बाद होगा, जिसमें मरने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो आपको यह बच्चा हर हाल में लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम और ज्यादा परेशान हो गए थे। वह हमें कुछ हिम्मत देकर जा चुकी थी। मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी। दिल चाहता था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, मैं मंजर का रुख बदल दूं, अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ाऊं, उसके पति को उसके हवाले कर दूं। लेकिन शायद यह अब मुमकिन नहीं था। मम्मी भी रोते रोते कमरे से बाहर चली गई थीं। थोड़ी देर बाद ही पापा भी घर पहुंच गए थे और उन्होंने आते ही दीदी की तबीयत के बारे में पूछा। जब उन्हें भी दीदी की हालत की खबर हुई तो वह भी अपना सिर थाम कर बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दीदी कमरे से लड़खड़ाकर बाहर आईं और मम्मी को देखते हुए बोली, मम्मी, सब ठीक है? वह डॉक्टर क्यों आई थी? मुझे क्या हुआ है? उनके लहजे में जिज्ञासा था। न जाने क्यों मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे दीदी को इस बारे में मालूम है। फिलहाल मम्मी उन्हें यह बात नहीं बताना चाहती थीं, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती तो वह और ज्यादा गमगीन हो जाती और विक्रम जीजू को याद करती। लेकिन यह बात कोई छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए मम्मी ने उनका हाथ थामकर सोफे पर बैठाया और उनके बराबर में बैठकर धीरे धीरे उन्हें हर हालात से आगाह करती चली गईं। दीदी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही इस बारे में खबर हो। कुछ पल बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दीदी का हाथ पकड़ा, लेकिन वह फौरन ही अपना हाथ छुड़ाकर कमरे के अंदर चली गईं। हम सब परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ सोचकर मम्मी को उनके पीछे जाने से रोक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जिस हालात में वह अभी थीं,
वह अपने आप को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर माँ को अपनी औलाद बहुत कीमती होती है और जिस अंदाज में दीदी रो रही थी उससे यह बात साफ थी कि वह अपने पति को याद कर रही हैं और अपने पति की आखिरी निशानी के साथ वह कुछ नहीं करेंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। शाम के वक्त मैं, मम्मी और पापा तीनों मेज पर बैठे रात का खाना खा रहे थे जब अचानक दीदी कमरे से बाहर आईं। उन्होंने आज भी वही सफेद कपड़ा पहना हुआ था। वह मम्मी को देखते हुए बोली, मैंने पूरा दिन लगाकर इस बारे में सोचा है और मेरे दिमाग में इन तमाम मसलों का सिर्फ एक हल आया है। मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूंगी। मुझे यह बच्चा गिराना है। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। उनकी आंखों में सख्ती थी जबकि चेहरा भी हर एहसास से खाली था। मम्मी, पापा और मैं तीनों ही परेशान होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और हैरानी भरे लहजे में बोले, क्या हो गया दीदी? आप कैसी बातें कर रही हैं? यह आपका खून है, जीजू की आखिरी निशानी है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही मेरी बहन अचानक पागल सी हो गई। उसने टेबल पर रखा कांच का गिलास जमीन पर फेंककर तोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, यह तुम्हारे जीजू की आखिरी निशानी नहीं है। यह मेरी बर्बादी की निशानी है। इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। यह मेरी औलाद नहीं है। वह दीवानों की तरह चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। मम्मी, पापा और मैं तीनों का ही दिल दहल गया। अचानक दीदी को यह क्या हुआ था? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अभी मैं दीदी को संभालती, इससे पहले ही वह चीखते हुए बेहोश हो गई। हम सब सकते में थे। पापा ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया क्योंकि दीदी की नाक से खून बहने लगा था। हम सब परेशान थे कि यह अचानक क्या हो गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और हम दीदी को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। दीदी की डॉक्टर ने हम पर गुस्सा करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मरीज की हालत बहुत कमजोर है। उनमें खून की भारी कमी है। उन्हें हर तरह के दबाव से दूर रखना जरूरी था। फिर यह सब क्यों हुआ? हम में से कोई कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, मरीज मानसिक तनाव का शिकार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अपनी जान भी गंवा सकती है। उनके दिल में कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसे बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक वह अपनी भावनाएं साझा नहीं करेंगी तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं होगा। जितना हो सके उनके साथ समय बिताइए और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वरना आप लोग उन्हें खो सकते हैं। डॉक्टर यह कहकर चली गई। मम्मी और पापा दोनों ही वहां बैठ गए और सर पकड़ लिया। मैं भी बहुत परेशान थी। दीदी को हमने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। न जाने उन पर यह कैसी मुसीबत आई थी। यह समय किसी भी औरत के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। मेरी दीदी भी यही झेल रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मम्मी और मैं हर पल दीदी के साथ रहते, उनकी देखभाल करते। मैं उनसे बार बार पूछती, दीदी आपको क्या हो गया है? जो भी बात है दिल खोलकर कह दीजिए। लेकिन वह हमेशा चुप रहती। अगर कुछ कहती तो बस यही कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। उनकी बातें हमें परेशान कर देती। आखिर एक माँ ऐसा क्यों कह रही थी? वक्त बीतता गया। 9 महीने कैसे गुजरे यह सिर्फ मैं और मम्मी जानते थे। हमने दीदी को बहुत संभाल कर रखा। अंततः दीदी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हमने राहा रखा। वह बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। उसकी आंखें हेजल ग्रीन रंग की थीं। उसका चेहरा गोरा और दूधिया रंगत का था। उसे देखकर लगता था जैसे वह कोई जादुई गुड़िया हो। मैं तो उसे हर वक्त अपने पास रखती थी क्योंकि वह मेरी भांजी थी। जबकि दीदी ने एक बार भी उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया था, न ही उसे गोद में उठाया था। जब उसे भूख लगती थी और वह दूध मांगती थी तब भी दीदी उसके पास नहीं आती थी। हमने बच्ची को बाहर का दूध ही दिया था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक दिन मुझे राहा को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। वहां अचानक मेरी मुलाकात दीदी के ससुराल के पारिवारिक डॉक्टर मिस्टर खुराना से हुई। वह मुझे देखते ही अफसोस जाहिर करने लगे कि आपके जीजू का निधन हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कुछ दिन पहले ही वह अपने टेस्ट्स करवा कर गए थे। हमें लगा था कि वह अगले हफ्ते रिपोर्ट्स लेने आएंगे, लेकिन वह आए ही नहीं। उनकी रिपोर्ट्स अब भी हमारे पास हैं। कुछ सोचकर मैंने वह रिपोर्ट्स मांग ली। न जाने क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर मैं देखूं कि जीजू यहाँ किस लिए आए थे। जब रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आईं और मैंने उन्हें खोलकर देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा पूरा दिमाग घूम गया हो। सर पर अस्पताल की छत गिरने लगी हो और कदमों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में यह साफ साफ लिखा था कि मेरे जीजू कभी बाप नहीं बन सकते थे, जबकि उनकी ही बेटी मेरे हाथ में थी। मैं हैरान थी,
यह सब क्या था? मैं राहा को लेकर अस्पताल की बेंच पर सिर थामकर बैठ गई। अब मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगीं। दीदी का चिल्लाना, रोना, खुद को खत्म कर लेने की धमकी देना, बच्चे का गर्भपात करवाने की जिद, इन सब का मतलब था कि दीदी के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी उनके चेहरे पर हर वक्त तकलीफ के निशान दिखते रहते थे। अब मेरे दिल में जिज्ञासा ने घर कर लिया था। आखिर जीजू की मौत भी किसी और वजह से हुई थी। उनका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मामला कुछ और था। मैं अब हर चीज की तह तक जाना चाहती थी। राहा का चेकअप कराकर मैं घर लौट आई। दीदी मम्मी के पास किसी मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उनकी आंखों में मौजूद वीरानी बहुत कुछ बताने के लिए काफी थी। एक पल को मेरा मन किया कि मैं दीदी के पास जाऊं, उन्हें अपने सीने से लगाकर कहूं, मैं आपकी तकलीफ समझ गई हूं, मुझे आपका दर्द मालूम हो गया है। लेकिन मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। मेरी बहन ने वाकई बहुत मुश्किलें सहन की थीं। पहले पति का छोड़कर जाना और फिर किसी गैर मर्द से गर्भवती होना, यह सब बड़ी आजमाइश थी। दीदी ने अस्पताल से आने के बाद भी राहा को अपनी गोद में नहीं लिया था और न ही मुझसे राहा के बारे में कोई बात की थी। राहा मुझे ही अपनी मां मानती थी क्योंकि हर वक्त मैं ही उसके पास रहती थी। वह दीदी को पहचानती ही नहीं थी। कभी कभी जब दीदी उसकी तरफ देखती तो वह अचानक खिलखिला उठती थी और दीदी के पास जाने की कोशिश करती थी। यकीनन मां की ममता की खींच अलग होती है, लेकिन दीदी उसे देखकर चुप हो जाती थीं और उस दृश्य से दूर चली जाती थीं। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं इस राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। राहा का पिता कौन है? किसने मेरी बहन के साथ गलत किया? आखिर मेरी बहन के साथ अतीत में क्या हुआ? जीजू की मौत कैसे हुई? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया था। राहा पूरे 8 महीने की हो गई थी। दीदी अक्सर मम्मी से कहती थी कि तुम शादी कर लो, राहा को हम पाल लेंगे, मगर दीदी जवाब ही नहीं देती थी। बस खामोशी से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। मम्मी पापा को मेरी शादी की भी हर वक्त चिंता रहती थी, लेकिन फिलहाल मैंने उन्हें मना कर दिया था कि अभी घर में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। मैं इस दौरान शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरी बहन और उसकी बच्ची बहुत ज्यादा जरूरी है। मम्मी पापा को मालूम था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सब चीजों पर पर्दा रखा हुआ था। आज दूसरे गांव से मेरे ताऊ आने वाले थे। वे अपनी लड़की की रस्म करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें आमंत्रण देने आना था। घर में तैयारियां पूरे जोश खरोश से चल रही थीं। ताऊ काफी टाइम बाद हमारे घर चक्कर लगा रहे थे। पापा उन्हें अपने पिता के दर्जे का मान देते थे। उनका कहना था कि मेरे भाई ने मेरा वहां साथ दिया है, जहां कोई भी आवाज नहीं उठाता, जबकि हम भी ताऊ की बहुत इज्जत करते थे। ताऊ लगभग रात के समय आए थे और अपनी लड़की की सगाई की दावत देकर चले गए थे। मम्मी पापा दोनों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना था कि हमें बहुत सारी जगहों पर दावत देने के लिए जाना है, अब हमारी सगाई नहीं होगी। मम्मी पापा भी खामोश हो गए थे। अगले हफ्ते उसकी सगाई थी, जिसके लिए सब जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर दीदी ने मना कर दिया था कि वह नहीं जा रही। उनका दिल नहीं चाह रहा। हालांकि सगाई में जाने के लिए पहले वह खुश नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी पसंद से अपने लिए जोड़ा भी चुना था, लेकिन अचानक से उनका मना कर देना हमें सबको हैरान कर गया था। और फिर मेरा भी अगले दिन ऑफिस था, मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी। इस वजह से मैंने भी सहूलियत से इनकार कर दिया था और मम्मी पापा ही ताऊ की लड़की की सगाई में चले गए थे। गांव दूर था, इसलिए उनका रुकना जरूरी था। मेरा दिमाग भी घोड़े की रफ्तार की तरह काम करने लगा था। घर में कोई नहीं था। यह एक बेहतरीन मौका था कि मैं अपनी दीदी से इस बारे में बात कर सकती थी, क्योंकि जब भी मैं दीदी से किसी भी हवाले से बात करने के लिए बैठती थी तो मम्मी हमारे आगे पीछे ही रहती थीं। इस वजह से मैं हमेशा खामोश हो जाती थी। मैं किसी को भी अपनी बहन की कोई भी गलती या कोताही जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं हर चीज पर पर्दा रखती थी। अक्सर मेरे दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि अगर कोई रहस्य बताने हो तो सिर्फ और सिर्फ काजल का चयन करो, क्योंकि उसके पास रहस्य इस तरह दफन होते हैं जैसे कभी इस प्रकार की बात हुई ही ना हो। मम्मी जा चुकी थी और अब मुझे राहा की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि दीदी राहा को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखती थी। कभी कभी रात के समय वह बस उसे गोद में ले लिया करती थी, वरना तो उनका राहा से कोई लेना देना ही नहीं था। सुबह सवेरे जब मैं ऑफिस जाने के लिए उठी तो अचानक दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, राहा का क्या करना है? उनका अंदाज लिया दिया ही था। कुछ पल खामोश रही और उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी तो नहीं है,
राहा को मैं ऑफिस ही ले जाती हूँ, क्योंकि आप तो अपनी बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मगर दीदी, यह गलत है। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही वह हाथ खड़ा करके बोली, बहुत मेहरबानी बहन, तुमने मेरी बच्ची को संभाल लिया है। जितना करना था तुम कर चुकी हो। अब तुम जताने पर आई हो, मैं देख लूंगी। तुम आराम से ऑफिस जाओ। मैं अपनी बहन का मुंह देखती रह गई कि वह किस तरह मुझसे बात करके गई थी। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उन्हें बुलाऊं और बताऊं कि जितने दिन से वह पैदा हुई है उसे मैं ही संभाल रही हूं। वह तो आपके स्पर्श से भी अजनबी है। मगर मैं चुप रही। अगर वह अपनी बेटी को संभालना चाहती थीं तो मैंने कोई बात नहीं कही। एक न एक दिन तो राहा अपनी मां के पास जाएगी। यही सब बातें सोचकर मैं चुपचाप ऑफिस चली गई थी। मगर न जाने क्यों रास्ते में मुझे बार बार एक अजीब ख्याल दिल में पैदा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दीदी का अचानक से आना और राहा को घर पर ही रुकने के लिए कहना कुछ अजीब था। बेशक उन्होंने बहुत ही अजीब अंदाज में बात की थी, लेकिन उनके अंदाज से ही साफ झलक रहा था कि कुछ तो है जो मेरी आंखों से छिपा है। पूरा दिन ऑफिस में मैं इसी कशमकश में रही थी। मेरी वापसी रात को देर से हुई थी। मैं घर में अंदर हुई तो मुझे अजनबी सा एहसास घर में महसूस हुआ था। ऐसा लगता था जैसे घर में दीदी और राहा के अलावा भी कोई मौजूद है, लेकिन मैंने अपना ख्याल झटका दिया था। मैं घर में अंदर आते ही जोर आवाज में बोली थी, दीदी, मैं आ गई हूं और अब आराम करने के लिए जा रही हूं। राहा ठीक है ना? मैंने सोचा था कि दीदी बाहर आएंगी, लेकिन अंदर से ही उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी थी, हाँ, राहा ठीक है। वह सोच चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे दीदी किसी मुश्किल में है, लेकिन मैंने फिलहाल सिर झटका दिया था और खामोशी से अपने कमरे में जाकर कपड़े वगैरह बदलने लगी थी। अचानक ही मुझे दीदी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैं फौरन ही बेचैन होकर एक बार फिर बुलंद आवाज में बोली थी, क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? जबकि वह फौरन बोली थी, हाँ हाँ, वो मुझसे बोतल गिर गई थी। तुम अपना काम करो, परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी राहा के साथ सोने जा रही हूं। फिलहाल मैंने अपना सिर झटका दिया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैंने कुछ सोचकर अपने कमरे की खिड़की के पास आई थी। वह खिड़की दीदी के कमरे में ही खुलती थी। खिड़की दीदी की तरफ से अच्छी तरह बंद थी। मैं अंदर झांकने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन खिड़की के आगे भी पर्दे डाले हुए थे। मेरे दिमाग में एकदम वॉशरूम में मौजूद रोशनदान का ख्याल आया था। ऐसा लगता था जैसे दीदी के साथ उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने फौरन अपना सिर झटका दिया था। मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा था। इसीलिए मैं खामोशी से मास्टर की लेकर दीदी के पास गई थी। मैं अब समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं अपनी राहा और दीदी को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला था और सामने का मंजर देखकर मैंने जब्त से आंखें नीची की थीं। मैंने कभी ख्वाब और ख्याल में भी तसव्वुर नहीं किया था कि यह सब भी मुझे देखना पड़ेगा। मेरी दीदी अपने देवर के साथ बैठी हुई थी। उनका सिर झुका हुआ था, जबकि उनका देवर दीदी को अपने सीने से लगाए राहा को लगातार प्यार कर रहा था। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी, यह सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बहन को। मेरी आवाज सुनकर उनका देवर एकदम घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था और हकलाते हुए बोला था, मैं भाभी से मिलने के लिए आया था। मुझे अपनी भतीजी के बारे में पता था। मैं कुछ ही पल में पूरा मामला समझ गई थी। दीदी के चेहरे पर मौजूद तासुरात और राहा को जिस अंदाज में वह आदमी प्यार कर रहा था, उन्हें देखकर मैंने सारी चीजों से आगाह हो गई थी। मैं कदम ब कदम चलती हुई दीदी के पास आई थी और उन्हें सीने से लगाकर उन्हें दिलासा देते हुए बोली थी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल चुका है कि इस आदमी ने आपके साथ क्या किया है, और तुम मेरे हाथों अब तुम जिंदा बच के दिखाओ। मुझे हर बात का इल्म है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। चरण ही वह राहा को अपनी गोदी में थाम कर मेरे कदमों में बैठ गया था और नम आवाज में बोला था, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है। बेशक मेरी गलती की माफी नहीं है, लेकिन मैं राहा का बाप हूं। इस हिसाब से मुझे माफी मिल जानी चाहिए। मैं तुम्हारी दीदी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं आज इसीलिए यहां पर आया था कि मैं तुम्हारी दीदी से मिलकर हर मामला तय कर लूं, लेकिन तुम्हारी दीदी इस चीज के लिए राजी नहीं है। मगर मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खामोश रही थी। फिलहाल मैंने राहा को अपनी गोदी में लिया था और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया था, जबकि वह मेरी बहन पर एक नजर डालकर चला गया था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो अचानक ही वह मेरे सीने से लगकर जोर से रोने लगी थी।
उसकी हिचकियां बन गई थीं, जबकि मेरा भी हाल बेहाल था। उसने रोते हुए मुझे बताया था कि यह आदमी उस दिन से ही मेरे पीछे लग चुका था जब मैं तुम्हारे जीजाजी से शादी करके इस घर में गई थी। पहली रात ही उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन बरोक्त तुम्हारे जीजो आ गए थे, जिसके बाद यह भाग गया था। मैंने दबे अल्फाजों में तुम्हारे जीजा को इसके बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंसकर डाल दिया था। उनके नज़दीक उनका भाई बहुत अच्छा था, लेकिन यह आदमी एक नंबर का फ्रॉड था। जिस दिन तुम्हारे जीजो एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे, उस दिन ही इसने अपना असली रूप मुझे दिखाया था। उसने मुझे बताया था कि मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते, और उसी पल उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मैं उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, उससे मना कर रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरे वजूद से दूर हो जाओ, मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी उसने एक बात नहीं सुनी थी, और फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे जीजा से किसी बात का पर्दा नहीं रखूंगी। जिस दिन वह आए थे, मैं उस दिन ही उनको हर बात बता देना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वह ऑफिस के फोन से बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, लेकिन वह तो नहीं आए थे। हाँ, उनके लिए एक फोन आया था जिसमें बताया गया था कि वह इस दुनिया में मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। वह लम्हा मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, और फिर अचानक से इस बात का पता चलना कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे बहुत अजीहत से दो चार कर गया था। यह आदमी मुझे लगातार फोन पर फोन कर रहा था। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसके बारे में किसे बताऊं। जिसको भी बताऊंगी वह मेरी जात पर कीचड़ उछालेगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अपने भगवान का शुक्र अदा करती हूं कि तुम्हारे सामने खुद ही सारी सच्चाई आ गई, जबकि मैंने भी दीदी को हर वह बात बताई थी जो मुझे डॉक्टर से मालूम हुई थी। मैंने मम्मी पापा के आने के बाद एक फैसला लिया था। राह की खातिर हमें यह समझौता करना ही था, और जब दीदी को हमने अपना फैसला बताया कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर से कराना चाहते हैं, तो वह हाथ से उखाड़ गई थी। वह मना कर रही थी, लेकिन मम्मी और मेरे समझाने पर वह राजी हो गई थी, और राह के खातिर उसने कुर्बानी दे दी थी। इस आदमी ने भी हमसे वादा किया था कि वह दीदी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हमने साफ कह दिया था कि तुम दीदी के साथ उसके ससुराल में नहीं रहोगे, क्योंकि वह लोग बेवजह मेरी बहन के पीछे पड़ जाएंगे, और उसने हमारी तमाम शर्तों का इज्जत किया था। वाकई जो चीज़ हमें नजर आ रही होती है वह सच पर मबनी नहीं होती। इसीलिए हर शय पर गुस्सा होने या फिर नाराज होने के बजाय इंसान को उसकी खोज निकाल लेनी चाहिए। इसमें ही समझदारी होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।